ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग अगेन रेडॉक्स रिएक्शन पर बातचीत करेंगे। और अभी तक हम लोगों ने क्लास 7 मतलब 7 लेक्चर्स अटेंड किए हैं इसके। तो वो वीडियोस आपने होप की सभी देख लिया है। और ध्यान रखिएगा कि सीक्वेंस में ही देखिएगा, मतलब ऐसा आप लोग कोशिश मत करिएगा कि लेक्चर 2 आप स्किप कर दें और लेक्चर 3 पढ़ लें या 4 पढ़ लें, क्योंकि कई बार हो सकता है आप कोई लेक्चर देख रहे हो और आपको ये फील हो कि यार ये मुझे आता है, मतलब ये थोड़ा सिंपल है और मुझे आता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आपको वो सिंपल भी लगता है और लगता है कि वो चीज आपको आती है और आपको जरूरत नहीं है उस वीडियो को देखने की, उसके बावजूद भी मैं कहूंगा कि एक बार जरूर देखिएगा। मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप डिसाइड करो आपके लिए क्या अच्छा है। तो आज हम लोग लेक्चर 8 की तरफ आगे बढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन पर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन अगली 3 क्लासेस होने वाला है, क्लास 8, 9 और 10 में। लेक्चर 8 में, लेक्चर 9 में और लेक्चर 10 में। और इन 3 लेक्चर्स के बाद मैं कह सकूंगा कि हमारा टॉपिक खत्म हुआ, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके और इन 3 लेक्चर्स में हम लोग स्टडी करने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। मैं यहां पर यह बात मेंशन जरूर करना चाहूंगा कि अगर आपने बैलेंसिंग सही से नहीं सीखा तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के कई टॉपिक्स में परेशान होंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम लोग इसको अच्छे से करें, बढ़िया से इसको सीखें, और इस गारंटी के साथ सीखें कि इसको पढ़ने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कर ही ले। ओके तो शुरुआत करते हैं। चलिए इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे। देखिए बैलेंसिंग के 2 मेथड होते हैं, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये सब लोगों ने नाम सुना भी हो शायद। रेडॉक्स रिएक्शन के बैलेंसिंग के लिए एक होता है हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जो हम आगे पढ़ेंगे, और एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हमारे पास 4 तरह की मेनली रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स और डिस्प्रपोर्शनेशन और कॉन्प्रपोर्शनेशन। तो आज हम लोग जो क्लास में बात करने वाले हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर की, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड की, और उसमें भी पहला सेक्शन उठाएंगे इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ओके फाइन, चलिए शुरुआत करते हैं बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। और उसमें आप देख रहे होंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यहां पर लिखा हुआ है और एक टर्म लिखा हुआ है समथिंग। इस समथिंग को समझाने से पहले देखिए मैंने इसको समथिंग नाम दे रखा है, लेकिन मैं बताऊं तो किताबों में इसको समथिंग नहीं बोला गया है, किताबों में इसको बोला गया है एन फैक्टर, या इसको बोला गया है किताबों में एक्स फैक्टर, एन फैक्टर या एक्स फैक्टर, ठीक है। लेकिन मैं उसको बोलता हूं समथिंग कि साहब कुछ तो है। उसका लिटरल मीनिंग भी वही है कि कुछ है, और वो ऐसा कुछ है जो आपकी सारी रेडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर देगा। तो मैं इसको समथिंग बोल रहा हूं, मैं इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लेकिन आप लोग चाहें तो उसको एन फैक्टर या एक्स फैक्टर कह सकते हैं। आगे के एक टॉपिक में हम लोग एक और डिस्कशन करेंगे मोल कॉन्सेप्ट और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, जिसमें एक पॉइंट आता है इक्विवेलेंट वेट। तो जो लोग क्लास 12 में हैं या 12th पास्ड हैं, उन लोगों को शायद पता हो कि आप लोगों ने पढ़ा हो कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। लेकिन मैं बोला करूंगा कि इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय द समथिंग। तो थोड़ा सा 1-2 बार आपको सुनने में अजीब सा लगेगा कि यार ये समथिंग क्या है, मतलब ये कौन सी स्पेशल चीज है समथिंग, उसका नाम भी वैसे ही है। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए समथिंग के बारे में यहां पर लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड पर मॉलिक्यूल। इस बात को स्पेशली मैं यहां पर हाईलाइट करना चाहूंगा कि जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे वो हमेशा पर मॉलिक्यूल होगा। मतलब सबसे पहले आपको यह जानना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ, वो भी पर मॉलिक्यूल। जैसे आप ये भी कह सकते हो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा या जितने इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, कोई भी स्पीसी जितने इलेक्ट्रॉन का यार लॉस करेगा या जितने इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी उतना ही बदलाव होगा। तो आप समथिंग को यह भी कह सकते हैं कि इट इज इक्वल टू द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड ऑब्वियसली अगेन पर मॉलिक्यूल। मतलब एक अणु में ऑक्सीकरण संख्या में कितना बदलाव हुआ। अगर इस बात को मैं समझाऊं, क्योंकि देखिए पहले हमें समथिंग जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बैलेंसिंग की बात करेंगे। आप देखिएगा जरा, जैसे मान लो अगर आपसे कोई कहता कि N2 अगर NO में बदला, अगर N2 NO में बदला तो N2 का समथिंग क्या है। कंफ्यूज मत होना, N2 का समथिंग का मतलब क्या कि N2 के एक मॉलिक्यूल से कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे,
यहां पर ऑक्सीजन -2 है और नाइट्रोजन +2, और यहां पर नाइट्रोजन 0 है। आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन में जो बदलाव है वो 0 से +2 हुआ, तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर में कितना का चेंज आया? 2 यूनिट का चेंज आया। नाइट्रोजन में कितने यूनिट का चेंज आया? बोलिए, 2 यूनिट का चेंज आया ना। और आपको समथिंग निकालना है N2 का। N2 में 2 नाइट्रोजन है, तो दोनों नाइट्रोजन में 2-2 का चेंज आया, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो N2 का समथिंग हो जाएगा 4। मैं दोबारा समझाना चाहूंगा, मैंने ये कहा है कि जब N2 से NO गया तो नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन नंबर में 0 से +2 मतलब 2 यूनिट का चेंज आया, और चूंकि नाइट्रोजन के 2 एटम हैं तो दोनों नाइट्रोजन में 2-2 मतलब 4 का चेंज आया, तो N2 का समथिंग 4। और अगर NO का चेंज निकालें, ऐसा नहीं है कि आप समथिंग सिर्फ रिएक्टेंट का निकाल सकते हैं, आप समथिंग प्रोडक्ट का भी निकाल सकते हैं। वही सेम तरीका भाई, आप यहां देखो नाइट्रोजन +2 है तो इधर से इधर चेक कर लो। जब रिएक्टेंट देखो तो लेफ्ट से राइट जाने में कितना बदलाव हुआ है, जब प्रोडक्ट देखिए तो राइट से लेफ्ट आने में कितना बदलाव हुआ। तो नाइट्रोजन अगर यहां +2 यहां 0 है तो बदलाव अगेन 2 यूनिट का, लेकिन नाइट्रोजन का यहां एक ही एटम है तो समथिंग इसका 2 × 1, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही है। सो दिस इज बेसिकली द मेथड टू कैलकुलेट द समथिंग। एंड व्हाट इज समथिंग? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। उसके एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ या ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव हुआ। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा समथिंग आप इसको और सीखें, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप और समथिंग के बारे में जानें, और उसके बाद ही हम लोग बैलेंसिंग की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो एक काम करो जरा, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको दे रखे हैं, और क्वेश्चन भी यही है कि कैलकुलेट द समथिंग फॉर रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का समथिंग और प्रोडक्ट का समथिंग निकालना है। मैं आपको पहला वाला एग्जाम्पल फिर समझा दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां +1 और नाइट्रोजन इज -3। NO में ऑक्सीजन -2 और नाइट्रोजन +2। हाइड्रोजन के बारे में मुझे बताया नहीं गया है कि राइट में क्या है, तो मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा नहीं। ऑक्सीजन के बारे में मुझे लेफ्ट में नहीं बताया गया है, इसलिए मैं ऑक्सीजन की बात नहीं करूंगा। तो मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा? समझ में आई बात? मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करने वाला हूं? नाइट्रोजन की, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो लेफ्ट में भी प्रेजेंट है और राइट में भी। अच्छा, बदलाव देखिए, नाइट्रोजन लेफ्ट में -3 यूनिट्स है और नाइट्रोजन राइट में +2 है। अब आप लोग खुद ही सोचो कि अगर आप -3 से +2 जाते हैं तो कितना बदलाव आ जाएगा। यार ये तो तुम में से हर कोई निकाल सकता है। -3 से जब आप +2 जाओगे, ध्यान रखिएगा सिर्फ चेंज निकालना है, तो मैग्नीट्यूड बताना है, उसका प्लस या माइनस साइन नहीं बताना है। समझ आई बात? तो जब आप -3 से +2 जाते हैं तो चेंज कितने यूनिट का है? 5। और चूंकि यहां पर नाइट्रोजन का एक ही एटम है तो इसका समथिंग 5। फिर बोल दे रहा हूं, समथिंग को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। समथिंग सिर्फ ऑक्सीकरण संख्या में होने वाला चेंज है, बदलाव है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड है, कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। तो नाइट्रोजन में -3 से +2 5 का चेंज आया तो समथिंग 5, और नाइट्रोजन का एक ही एटम है तो मैं 5 ही लिखूंगा। अगर मैं NO की बात करूं तो देखो यहां पर उल्टा देखो भाई, यहां देखा था -3 से +2 तो आपने कहा 5 का चेंज, तो अगर आप +2 से -3 देखते हैं तो भी तो 5 का ही हर चेंज आया, और यहां भी चूंकि नाइट्रोजन एक है सो समथिंग अगेन 5। अच्छा, एक और चलिए बता देता हूं, मे भी आप लोगों को ये बिल्कुल फ्रेश और नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, जो शायद आपने पहले नाम भी नहीं सुना है। ओके, तो बेहतर है मैं एक आध और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूं। N2H4 हाइड्रोजन का +1 होता है, नाइट्रोजन को सॉल्व करोगे तो -2 आएगा। राइट साइड अगर चलें हम लोग, अगर राइट साइड चलें N2 में तो यहां पर नाइट्रोजन 0 है। अब तुम बदलाव अगर देखो तो -2 से 0 चेंज कितना आया? बोलिए, सोचिए फटाफट, चेंज कितना आया -2 से 0 में? 2 यूनिट का। और चूंकि यहां पर N2H4 के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम है तो जो चेंज आया उसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि वो एक मॉलिक्यूल का चेंज बताए। और सिमिलरली अगर तुम इसकी बात करोगे N2 की,
तो N2 की अगर बात करें तो यहां पर जो समथिंग है वो भी 2 का चेंज है, 2 नाइट्रोजन एटम, सो 2 into 2 4। तो एक काम करो तुम फटाफट इन क्वेश्चंस में, चलो सबसे पहले रिएक्टेंट का निकाल दो, प्रोडक्ट का चलो बाद में आप खुद से निकाल लेना। आप ये जो रिएक्टेंट है ना, इन रिएक्टेंट्स का समथिंग निकालें, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं दूंगा। चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट चेक करें, टाइम वहां पर 2 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, और इन चारों क्वेश्चंस में सिर्फ रिएक्टेंट का समथिंग निकाल दें। शुरू हो जाए जल्दी से, और उसके बाद ही मेरा आप सॉल्यूशन देखिएगा जो मैं बताने जा रहा हूं। जैसे Cr2O7-2 में ऑक्सीजन -2 है, क्रोमियम +6 है। राइट में ऑक्सीजन -2 एंड क्रोमियम इज +3, सो द चेंज इन क्रोमियम इज फ्रॉम +6 टू +3। कितना जाएगा? 3, एंड इट हैज 2 क्रोमियम एटम्स, सो द समथिंग फॉर दिस रिएक्टेंट विल बी हाउ मच? 3 into 2, दैट इज 6। बदलाव कितना आया? 6 यूनिट का। क्यों? क्योंकि क्रोमियम 6 है, 6 से जब वो 3 गया तो 3 यूनिट का चेंज आया, और चूंकि यहां 2 क्रोमियम एटम है तो 2 क्रोमियम के लिए 3 + 3 या 3 × 2 समथिंग आ जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर 0 है, और राइट साइड में 5 है, बदलाव आएगा 5 का, लेकिन यहां पर 4 फास्फोरस होने के कारण समथिंग आएगा 20। भाई फास्फोरस 0 से 5 गया तो 5 यूनिट का चेंज आया, और आपको चेंज निकालना है पूरे मॉलिक्यूल में। तो अगर आप P4 के पूरे मॉलिक्यूल में देखोगे तो वहां 4 फास्फोरस एटम है, तो चारों फास्फोरस में 5 5 5 5, मतलब 5 × 4, इसलिए समथिंग आ जाएगा 20। अगर आप इसके बाद वाला क्वेश्चन देखें तो यहां पर आपको कुछ और डिफरेंट चीज नजर आएगी। सल्फाइड्स में सल्फर -2 होता है, इसलिए आयरन +2। राइट साइड में ऑक्सीजन -2, आयरन +3, और यहां ऑक्सीजन -2 और सल्फर +4। तो आप देख सकते हो कि यहां पर आयरन में भी बदलाव है, आयरन +2 से चेंज होकर आयरन +3 में गया, और सल्फर भी -2 से चेंज होकर सल्फर +4 में गया। अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों ही रिएक्शन ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन है या कह लो डी इलेक्ट्रोनेशन है, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस है। तो सल्फर ने भी इलेक्ट्रॉन लूज किए और आयरन ने भी। मैं तुमको यह बताना चाहूंगा कि अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो आप उसको ऐड कर सकते हो। भाई या तो लॉस चाहिए या गेन चाहिए, तो अगर कई लोगों ने लूज किया तो उनके इलेक्ट्रॉन्स के लॉस को सम कर लो, कई लोगों ने गेन किया तो उनके सबके गेन को सम कर सकते हो, लेकिन कभी भी लॉस और गेन को आपस में नहीं जोड़ना। अगर एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन लूज भी है और गेन भी हो रहा है तो ऐड नहीं करना है। क्या करना है मैं इसी वीडियो में अभी आगे करीब 30 मिनट्स के बाद मैं उस कॉन्सेप्ट पर पहुंच जाऊंगा, तब आप देखिएगा। ओके, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है आप उनके लॉसेस को ऐड कर लो। अगर कई एलिमेंट्स गेन करते हैं आप उनके गेन को ऐड कर लें, लेकिन लॉस एंड गेन इसको सम नहीं करना है। वो मैं आज या नेक्स्ट वीडियो में जब भी वहां पहुंचूंगा हम लोग बात करेंगे। देखो जरा, तो यहां पर आयरन में +2 से +3 मतलब 1 का चेंज, और सल्फर में -2 से +4 6 का चेंज, तो इस कंपाउंड का समथिंग हुआ 7। अब यहां पर मैंने आयरन और सल्फर दोनों को सम किया क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन है, तो इसलिए एक छोटा सा डिफरेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ओके, अगला क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसकी फ्रेमिंग ऐसे की गई है कि देख के लगता है कि यहां कुछ गड़बड़ है या कुछ मुश्किल है, बट ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। देखो ऑक्सीजन यहां -2 है, ऑक्सीजन यहां भी -2 है, आयरन यहां +3 है, और अगर मैं यहां आयरन सॉल्व करूं तो शायद +2 डिवाइडेड बाई 0.93 आएगा। भाई आप इसको ऐसे लिखते हो ना 0.93x, ऑक्सीजन का -2 बराबर 0, सो x = 2 डिवाइडेड बाई 0.93। अब अगर तुम बदलाव देखो समथिंग, तो समथिंग के लिए अगर मैं चेंज का मैग्नीट्यूड निकालूं तो 3 - 2 डिवाइडेड बाई 0.93 आएगा। ओके, क्योंकि यहां पर लेफ्ट में, यहां जो लेफ्ट में आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो 2 डिवाइडेड बाई 0.93 है। फाइन, तो अगर मैं राइट में बात करूं
और दोनों का डिफरेंस लूं तो डिफरेंस आएगा 3 माइनस 2, जो मैं लिखना चाह रहा था 0.93। लेकिन ध्यान रखना ये फाइनल समथिंग नहीं है, ये तो आयरन का लेफ्ट और राइट का डिफरेंस आया है। अब आपको जिस मॉलिक्यूल का समथिंग निकालना है उसमें आयरन के 0.93 एटम हैं, तो पर मॉलिक्यूल करने के लिए इसको 0.93 से मल्टीप्लाई करेंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, छोटी सी बात है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हो तुम, दोनों तरफ का डिफरेंस और फिर जितने एटम है उनसे मल्टीप्लाई करते हो, तो वही मैंने यहां भी किया है। अब अगर आपको यह समझ आ गया है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, तो मैं कहूंगा कि अब हम बैलेंसिंग की तरफ जा सकते हैं। बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, उसमें भी पहला केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं आज, वो कौन सा है, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आपके सामने यहां पर मैंने एक इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन लिखी हुई है। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो। तो आपके सामने जो भी रखी है उसमें दो रिएक्टेंट है, अमोनिया प्लस O2 से NO प्लस वाटर। फाइन, अब चलो देखते हैं जरा इसको कैसे बैलेंस करते हैं। ध्यान रखिएगा ऑक्सीडेशन नंबर का, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बात का ख्याल रखते हुए एक एग्जांपल मैं समझाता हूं, फिर आप लोग ट्राई करिए। देखो नाइट्रोजन यहां पर -3 है और नाइट्रोजन यहां +2 है, तो इसका समथिंग कह लो 5 है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पर अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया के एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का कितना लॉस है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहां 0 है और यहां कहीं भी तुम ले लो -2 है। और भी कई कई टाइप के क्वेश्चन हम बना सकते हैं, जो अभी हम आगे बढ़ेंगे तो एग्जांपल्स में हमको मिल जाएंगे, डोंट वरी। अभी मैंने एक छोटा सिंपल सा क्वेश्चन लिया है। ऑक्सीजन में आप देख लो तो 0 से -2 2 यूनिट का बदलाव है, और चूंकि O2 में 2 ऑक्सीजन है तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो इसका समथिंग आ जाएगा 4। 4 मैंने क्यों लिखा समझ आया? 0 से -2 2 यूनिट का चेंज है, लेकिन O2 में 2 ऑक्सीजन है, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4। और अमोनिया, नाइट्रोजन -3 से +2 5 का चेंज है, और नाइट्रोजन चूंकि एक ही था तो मैंने 5 ही लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर यहां पर हम लोग ऐसे लिख लें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन का गेन कितना है, 4। अगर आप लोग इस कहानी को थोड़ा समझ गए हो तो शायद कुछ ऐसा है कि अमोनिया कहता है कि जब भी मैं मारपीट करूंगा, मींस मतलब रिएक्शन करूंगा, तो मारपीट के दौरान मैं 5 इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा। O2 कहता है कि मैं जब भी रिएक्शन करूंगा तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन को गेन करूंगा। तुमको मालूम है कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हमेशा इक्वल होता है। भाई सिंपल से बात है ना यार, कि बैटरी के एक एंड से, एनोड से जितना इलेक्ट्रॉन चलेगा कैथोड उतना ही लेगा, या कैथोड जितना लेगा एनोड को उतना ही देना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन्ड ये बराबर होना चाहिए। लेकिन अमोनिया कहता है कि साहब मैं 5 दूंगा, ऑक्सीजन से कहता है कि मैं 5 दूंगा, तुमको लेना पड़ेगा। और ऑक्सीजन कहता है कि मैं 4 ही ले सकता हूं, उससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है। तो फिर आपस में मारपीट होना तो तय है, या फिर दोनों मिल बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालें। और बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता वो होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर हो जाए। तो ये कैसे करते हैं, ये वाला जादू जो है, मैजिक, ये कैसे होगा? जैसे अमोनिया और अगर मैं O2 की बात करूं तो इनका कहना है कि साहब अगर मेरा एक मॉलिक्यूल होगा, एक मॉलिक्यूल अमोनिया और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो कहता है कि मैं 5 दूंगा, ये कहता है मैं 4 लूंगा। मुझे इन दोनों नंबर को बराबर करना है, तो मैं इनके मल्टीपल्स लिखने वाला हूं और देखूंगा कि दोनों का कॉमन मल्टीपल कौन सा है। जैसे अगर अमोनिया का 2 मोल ले लें तो ये 10 इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन 8 लेगा। भाई मोल बदल के तो मैं कर सकता हूं ना। भाई अमोनिया का अगर एक मॉलिक्यूल 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो फॉर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ये 10 हो जाएगा, ऑक्सीजन का डबल होकर 8 हो जाएगा। अगर मैं 3 मोल की बात करूं तो अमोनिया 15 लूज करेगा तो O2 12 गेन करेगा। अगर मैं 4 मोल की बात करूं तो ये 20 लूज करेगा और ये 16 गेन करेगा। अगर मैं 5 की बात करूं तो ये 25 लूज करेगा, ये 20 गेन करेगा, एंड सो ऑन।
और अगर आपको अब तक एलसीएम दिख गया हो तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो कितना है 20। लेकिन ये कब है? ये तब है जब अमोनिया के 4 मोल और ऑक्सीजन के 5 मोल का इस्तेमाल हो। ये बात इतनी इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपल भी कह सकते थे कि इसके समथिंग और इसके समथिंग का जो एलसीएम है वो आ रहा है 20, मतलब 20 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 20 इलेक्ट्रॉन का गेन। कब? जब अमोनिया का यहां पर कितने मोल हो 4 और ऑक्सीजन का कितने हो 5। भाई इसका समथिंग 5 है, इसका 4 मोल ले लेंगे तो 20 का लॉस हो जाएगा, और इसका समथिंग 4 है 4 है और इसका बैलेंसिंग मोल अगर 5 ले लें तो ये 20 का गेन हो जाएगा। तो लॉस भी 20 और गेन भी 20। तुम ये भी कह पाओगे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने हैं इस रिएक्शन में, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा 20 कि साहब इस पूरे रिएक्शन में 20 इलेक्ट्रॉन का लॉस और 20 का गेन हुआ। और ऐसा करने के लिए तुमने इसके 4 मोल लिए और इसके 5 मोल लिए। कुछ किताबों में या कुछ लोगों का यह भी कहना है कि साहब इसके समथिंग से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसके समथिंग से इसको मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। बात वो भी सही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, बात वो भी सही है, बट सिंपल सा एलसीएम निकालो ना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दोबारा एक बार बोलता हूं। सबसे पहले आप इनका समथिंग निकालो, तो इसका आया 5, इसका समथिंग आया 4, इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आया 20। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड पूरे रिएक्शन में 20 हो जाएंगे, मतलब 20 ट्रांसफर हुए एक तरफ से दूसरी तरफ। और अगर एलसीएम 20 है तो इसको 20 बनाने के लिए 5 को 20 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करो, और लेफ्ट को देखकर अब राइट को बैलेंस करो। तो 4 नाइट्रोजन के लिए 4 NO और 12 हाइड्रोजन के लिए 6 वाटर और ऑक्सीजन हो गया होगा 10 ऑक्सीजन, यहां 4 ऑक्सीजन और यहां 6 ऑक्सीजन। तो ये एक तरीका है। मैं फाइनली समराइज कर देता हूं। इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों रिएक्टेंट्स का समथिंग निकालो, उनके समथिंग का एलसीएम ले लो, 20 आया, वो आपको बता देगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अब आप इस 20 को यहां लाने के लिए जिन नंबर्स से मल्टीप्लाई करना है उनसे कर दीजिए। भाई 5 को 20 बनाने के लिए 4 से और 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, राइट को बैलेंस कर लो। तो ये एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स है, मैं कहूंगा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग का। अब समय है कि इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाए और देखा जाए कि इसमें डिफरेंट टाइप से हम कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप लोग, ठीक है। और अब हम आगे बढ़ेंगे और सबसे पहला काम यह होगा कि आप लोग थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। आपके सामने टोटल 5 क्वेश्चन है एंड एज यूजुअल आपके पास जो समय है इनको सॉल्व करने का वो भी है 5 मिनट्स, मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का 1 मिनट। और आपका समय अभी शुरू हो गया है। वीडियो पॉज करें, सॉल्व करें, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा और देखिए फटाफट जो है किस तरह से हम, मतलब 5 मिनट भी इनफैक्ट मैंने आपको ज्यादा दिया था अगर आपने अब तक कर लिया हो, कि 5 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। आप समथिंग निकालो, फटाफट आंसर बैलेंसिंग हो जाएगी। देखो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन 0 है। अब मैं सबका नहीं लिखने वाला हूं ऑक्सीडेशन नंबर, वो आप लोग लिख लो, बट क्लोरीन यहां 0 है जो बदल के -1 में गया है। तो क्लोरीन में चेंज आया 1 का और इसके अंदर 2 क्लोरीन है, इसलिए समथिंग 2। कैल्शियम और ऑक्सीजन में कोई बदलाव नहीं है। नाइट्रोजन यहां -3 है और नाइट्रोजन यहां 0 है, बदलाव आया 3 का, और अमोनिया में एक ही नाइट्रोजन है इसलिए समथिंग 3। इन दोनों का अगर एलसीएम ले लें 3 और 2 का, तो कोई कॉमन फैक्टर ना होने के कारण 6, एलसीएम आ गया 6। इस 2 को 6 बनाने के लिए यहां 3, समझ रहे हो ना, इसका समथिंग 2, इसका 3, एलसीएम आया 6। अब इस 2 को 6 बनाने के लिए 3 और 3 को 6 बनाने के लिए 2, और फिर क्या करना है, लेफ्ट को देख के राइट में 3 कैल्शियम क्लोराइड, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है और शायद 3H2O, और हो गया बैलेंस। आप देखो अपनी घड़ी में कितना समय हुआ, 20 सेकंड्स भी नहीं हुआ होगा। तो थोड़ा सा समथिंग को समझिए, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ये जो एलसीएम हम निकालते हैं ये उस इंटीजर टाइप का क्वेश्चन का आंसर है जिसमें वो कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखिए आपको कितना समय लगता है, ट्राई करते हैं।
सल्फर -2 और 0, सल्फर का चेंज आया 2, सल्फर 4 और 0, तो सल्फर का चेंज आया 4। मतलब इसका समथिंग 2, इसका समथिंग 4, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4। और अगर एलसीएम 4 है तो इस 2 को 4 बनाने के लिए यहां 2 और इस 4 को 4 बनाने के लिए यहां 1 जो ऑलरेडी है। सल्फर 2 और 1 3 मिला के यहां 3 सल्फर एंड हाइड्रोजन के 4 एटम हैं तो यहां 2 H2O और ऑक्सीजन ये 2 है और यहां भी 2 है। हो गया बैलेंस। लेकिन समथिंग गलत नहीं होना चाहिए और ये समथिंग यही नहीं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, हर जगह कहीं ना कहीं अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट मैं आगे के टॉपिक में अपने ही वीडियोस में आपको ये शो कर दूंगा कि मैं समथिंग का कितना ज्यादा इस्तेमाल कर सकता हूं और क्वेश्चन को इजी कर सकता हूं, वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2S plus HNO3, सल्फर यहां पर है -2 और यहां पर सल्फर है 0, सो द चेंज इज 2 यूनिट्स। और नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन +5 और यहां नाइट्रोजन 2, तो यहां पर चेंज आया 3। इस केस में भी आप देखो तो एलसीएम आ जाएगा आपका 6। अब इस 2 को 6 बनाने के लिए यहां 3 और इस 3 को 6 बनाने के लिए यहां 2, 3 सल्फर के लिए 3 सल्फर और 2 नाइट्रोजन के लिए 2 NO। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लो तो शायद यहां 4 H2O। आगे चल के तुम लोगों को एक और बात बताऊंगा जो आपको ऑब्जर्वेशन में दिख भी रहा होगा कि जो समथिंग और मोल का प्रोडक्ट होता है ना, समथिंग का और मोल का प्रोडक्ट, इट इज इक्वल फॉर ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। मतलब जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके समथिंग और बैलेंसिंग मोल का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होता है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, बस आप ये समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आप इससे सॉल्व कर लोगे इस एक लाइन से। लेकिन इसका इस्तेमाल अभी आज हम लोग करने वाले नहीं है, इसका इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में जब आगे बढ़ेंगे कि समथिंग इनटू मोल्स इट इज इक्वल फॉर ऑल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। दिस इज बेसिकली द लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ओके, नेक्स्ट P4, फास्फोरस 0 है और राइट में 5 है, चेंज आएगा 5 यूनिट का। फास्फोरस के 4 एटम है तो इसका समथिंग 20 आएगा। ध्यान देना, फास्फोरस 0 है ना, 0 से 5 हुआ, 5 यूनिट का चेंज आया। P4 में 4 फास्फोरस है तो चारों के लिए 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 20। क्लियर ना, समझ आई बात। HNO3, यहां नाइट्रोजन 5 है और यहां नाइट्रोजन 4 है, चेंज आया कितना, 1 यूनिट का, और इसके अंदर एक ही तो नाइट्रोजन है, सो समथिंग 1। अब देखो इसका समथिंग 20, इसका समथिंग 1, दोनों का जो एलसीएम है वो ऑब्वियसली यार 20 ही आएगा। अब यहां ऑलरेडी 20 है और यहां एक को 20 बनाने के लिए यहां 20 से मल्टीप्लाई करो और बाकी को बैलेंस करने के लिए 4 फास्फोरस हैं तो 4 H3PO4, 20 नाइट्रोजन एटम के लिए यहां पर 20 NO2 आएगा और बाकी हाइड्रोजन तो आप बैलेंस कर ही लोगे, ठीक है, शायद 4 H2O। ओके, फाइनली लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में नाइट्रोजन 0, ऑक्सीजन 0, नाइट्रोजन +2, ऑक्सीजन -2। अब नाइट्रोजन जब 0 से +2 गया तो नाइट्रोजन में 2 यूनिट का चेंज आया तो 2 नाइट्रोजन के लिए 4 हो जाएगा। ये बात तो आप समझ रहे होगे, समझ आई बात कि नाइट्रोजन अगर यहां 0 से +2 गया तो 2 यूनिट का चेंज है, लेकिन N2 में 2 नाइट्रोजन है तो दोनों नाइट्रोजन में 2-2 का चेंज, मतलब समथिंग 4। और सिमिलरली O2 में भी 2 का चेंज है लेकिन 2 ऑक्सीजन के नाते 4। और यहां तो जब 4-4 है यार ना तो एलसीएम भी 4 ही हो गया। इसका मतलब इस बार इन दोनों को किसी नंबर से मल्टीप्लाई न करें, वो ऑलरेडी इक्वल लॉस और गेन में है। हां, नो डाउट राइट साइड को बैलेंस करने के लिए चूंकि 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है तो यहां पर आप 2 NO कर लें। तो ये कुछ इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने सॉल्व किया होगा, प्रोबेबली आपसे हो गया होगा, जो मैं होप करता हूं। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े और क्वेश्चन, ठीक है, मुझे लगता है आपको भी यही लगता होगा कि थोड़े और क्वेश्चन किए जाएं, थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो इनसे थोड़े और बेहतर क्वेश्चन, ठीक है, आज हम लोग बचे हुए पूरे वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस ही करने वाले हैं और क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपके पास कुछ और क्वेश्चंस हैं इसी से रिलेटेड, थोड़े से बेहतर हो सकते हैं जो पीछे आपने किया है उससे,
तो फटाफट शुरू हो जाइए, और समय कितना चाहिए ये आपको पता है। तो वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ध्यान दो, NaOCl में सोडियम +1, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन इज +1। क्लोरीन को मैं हमेशा बोलता आया हूं फिक्स नहीं होता है, फ्लोरीन फिक्स है -1, बट क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दे में चेंज फ्रॉम -1 to +7, और इस केस में है +1। नाइट्रोजन इज -3, राइट साइड में क्लोरीन -1 एंड नाइट्रोजन 0। तो एक तो बदलाव है क्लोरीन में जो कि +1 से चूंकि -1 है, 2 यूनिट का चेंज, तो इसका समथिंग 2। समझ आया? क्लोरीन +1 से -1, थोड़ा कान खोल के सुनते रहिएगा अच्छे से, इतना मैं बता दूं, मिस ना होने पाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरीन +1 से -1 चेंज आया 2 यूनिट, चूंकि एक ही क्लोरीन है, सो समथिंग इज 2। इन केस ऑफ अमोनिया, नाइट्रोजन इज -3, राइट साइड इट इज 0, so the change is 3 units and there is only 1 nitrogen, so the something will also be equal to 3. Now we take this LCM of 2 and 3 and the LCM will be 6. Okay, LCM 6 हो गया। अब इस 2 को 6 करने के लिए यहां पर जो आप नंबर लाने वाले हैं वो शायद 3, यहां पर जो नंबर लाने वाले हैं वो है 2। सिंपल है, अगर अब तक आप समझ गए हो। इस 2 को 6 के बराबर करना है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इस 3 को 6 के बराबर करना है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, और बाकी लेफ्ट को देखकर आप राइट को बैलेंस करो। 3 NaCl दिस प्लस 3 H2O। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरीन इज 0 एंड क्लोरीन इज +5। अब तो हम लोग शायद फटाफट कर सकते हैं ना स्पीड में, और शायद आप समझ भी सकते हैं क्योंकि बार बार भी तो वही बात कर रहा हूं मैं। तो 0 से +5, 5 का चेंज समथिंग 10, क्योंकि 2 क्लोरीन है। नाइट्रोजन इज +5 एंड नाइट्रोजन इज +2, चेंज कितना है 3 यूनिट का, समथिंग 3 ही रहेगा क्योंकि नाइट्रोजन एक ही है। 10 और 3 इन दोनों का अगर एलसीएम निकालें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 30 आ गया, 30 का लॉस 30 का गेन। इस 10 को 30 करने के लिए यहां 3, और इस 3 को 30 करने के लिए यहां पर 10। फाइनली फॉर 6 क्लोरीन एटम्स 6 HClO3 और 10 नाइट्रोजन के लिए यहां 10 NO, और बाकी का हाइड्रोजन यार वो तो आप लोग कर ही लोगे। इतना सारा सिखाते सिखाते अब तो आप मुझे सिखा सकते हैं, सच तो यही है, क्या कहते हो, है ना? इतना सिखाते सिखाते तो इतना होशियार आप हो जाएंगे ना, तो आप मुझे ट्यूशन दे देंगे फिर। खैर, तो ये आपका बैलेंस हो गया यहां पर। फाइन, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, थर्ड क्वेश्चन में देखो आयरन की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो साहब आयरन 0 है। अच्छा क्वेश्चन है, इनफैक्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है, हालांकि यहां पर बताने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मे भी तुम लोगों ने नाम सुना हो, लेंस मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बनाने का लेंस मेथड है कि स्टीम पास करो आयरन मेटल पर। तो आयरन 0 से यहां है +8/3, तो इसका समथिंग 8/3। और वाटर में हाइड्रोजन चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन तो यहां भी -2 ही है। जो बदलाव है वो किसमें है? हाइड्रोजन में। +1 से 0। ओके, तो यहां बदलाव आया कितना? 1 यूनिट का, लेकिन हाइड्रोजन के 2 एटम है, ध्यान देना। H2O में हाइड्रोजन के 2 एटम है। हाइड्रोजन +1 से 0, 1 का ही चेंज है, लेकिन 2 हाइड्रोजन के कारण समथिंग 2। अब हम लोगों को यहां पर इसका एलसीएम चाहिए। तो कई बार तो स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8/3 और 2 का समथिंग कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकालें। यार इतनी भारी बात नहीं है। 8/3 का टेबल लिख डालो और 2 का टेबल लिख डालो, देखो कहां बराबर हो जाएगा। अगर 8/3 का मैं टेबल लिखूं तो 8/3 × 1, 8/3 × 2, 8/3 × 3, 8/3 × 4, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा। समझ आई बात? ये मैंने 8/3 का टेबल लिख दिया। वाटर के लिए 2 का टेबल लिखो, 2:1, 2 जा 2, 3 जा 2, 4 जा, और जरा सोच के बताओ क्या एलसीएम मिल पाया दोनों का? चेक करो जल्दी से और बताओ मुझे कि इन दोनों का क्या आपको एलसीएम नजर आ रहा है? यस। कैसे? देखो, इसका 4 टाइम्स 8 है और इसका 3 टाइम्स भी कितना है? 8 है। इसका मतलब आयरन के
3 मोल होने चाहिए और वाटर के कितने मोल होने चाहिए, 4 मोल होने चाहिए, और बाकी का शायद बैलेंस हो जाएगा अगर यहां 4 ले लें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेहतर है। बेहतर क्या मतलब, कई बार कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि ये तो फ्रैक्शन आ गया तो कैसे करें, तो कुछ करना नहीं यार, दोनों का टेबल लिखो, एलसीएम मिल जाएगा हमें। ठीक है, और यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, 8, क्योंकि दोनों का एलसीएम 8 ही आया है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ वो भी हो जाएगा आपका 8। तो अभी तक जो मैं आपको ये क्वेश्चंस दे रहा था, इसमें अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि ऑब्वियसली ये इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस हैं, तो इसमें एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और एक कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। अब अगर मैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में थोड़ा सा वेरिएशन करूं, जैसे मान लो रिएक्टेंट 2 के बजाय 3 हो जाएं, या कुछ नॉन रेडॉक्स कंपाउंड भी इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं, या और भी कई तरह की चीजें, तो मैं वो सारे वेरिएशन आपके सामने यहां पर अब लाने की कोशिश करूंगा वन बाय वन, थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चन को बढ़ाते हुए। इसको नोट करिएगा आप, ठीक है। तो अब देखो आपके सामने यहां पर पहला वेरिएशन ये है, देखिए यहां पर कुछ लिखा है, उसको पढ़ने की कोशिश करिए। रेडॉक्स रिएक्शन विद नॉन रेडॉक्स कंपाउंड, मतलब एक ऐसे रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें एक नॉन रेडॉक्स कंपाउंड भी है। थोड़ा सा वेरिएशन कर दिया। नॉन रेडॉक्स कंपाउंड का मतलब एक ऐसा कंपाउंड जो ना ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है। देखो ध्यान दो, जैसे यहां पर पोटेशियम पर मैग्नेट, जिसका कि ऑक्सीडेशन नंबर मैग्नीज का +7 से चेंज होकर यहां +2 गया है, तो इसका समथिंग हो जाएगा 5, देखिएगा। ओके, और HNO2 में नाइट्रोजन जो कि +3 है, वो चेंज होकर +5 में गया, तो इसका जो समथिंग है वो आ गया 2। और अगर मैं H2SO4 की बात करूं तो यहां ये +6 है, राइट में तुम सल्फर कहीं भी देखो तो +6। जैसा कि मैं आप लोगों को पीछे पढ़ा चुका हूं, बता भी चुका हूं कि इसका मतलब अगर इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ तो ये नॉन रेडॉक्स है। नॉन रेडॉक्स का मतलब ये क्या काम कर रहा है, ये भी पीछे आपको मैंने एग्जांपल समझाए हैं, जिस दिन मैं आपको समझा रहा था टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, लेक्चर 6। भूल गए हो तो दोबारा उसको दोबारा से देखें। तो इट इज वर्किंग एज एन एसिड, यहां पर ये एक एसिड का मतलब एसिडिक मीडियम बनाने में काम कर रहा है। अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब तो इसका मतलब तो समथिंग 0 होना चाहिए, क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में बदलाव नहीं हुआ, और हम कहते हैं समथिंग का मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो समथिंग 0 नहीं होता है किसी का। आप आगे चल के देखिएगा समथिंग 0 हो जाएगा ना, तो तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वो गलत कॉन्सेप्ट है, ये एक नॉन रेडॉक्स कंपाउंड है, बस अभी आप इतना समझें। ओके, और जब बैलेंसिंग करें तो अभी नॉन रेडॉक्स कंपाउंड को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। आप ध्यान रखिएगा, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे ही करना है। जो आपके रेडॉक्स कंपाउंड थे उनका समथिंग आपने निकाल लिया है। उन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम 5 और 2 का हो जाएगा 10। आप H2SO4 की बात मत करिए अभी। जो आपके रेडॉक्स कंपाउंड्स हैं उनका एलसीएम 10 आया, उनको बैलेंस करिए, तो 5 को 10 करने के लिए यहां पर 2 KMnO4, ठीक है, 5 2 10 एंड 2 5 10। अभी मैं सल्फ्यूरिक एसिड बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं उसको बाद में बैलेंस करूंगा। पहले मैं रेडॉक्स को, ध्यान रखें, अगर रेडॉक्स नॉन रेडॉक्स दोनों हैं तो हमारा रूल है, थंब रूल है कि पहले रेडॉक्स बैलेंस करें देन नॉन रेडॉक्स। स्टेप बाय स्टेप चलोगे, गलती कभी नहीं होगी। अब देखो इस रेडॉक्स को बैलेंस करते समय 2 पोटेशियम यहां पर ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 2 मैग्नीज यहां पर मैंने 2 कर दिया तो मैग्नीज बैलेंस हो गया। ध्यान रखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हम लोग हमेशा लास्ट में बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो 2 पोटेशियम बैलेंस्ड है, 2 मैग्नीज बैलेंस्ड है, 5 नाइट्रोजन एटम ये बैलेंस्ड है। अब जब ये बैलेंस हो गया, ठीक है, रेडॉक्स को हमने बैलेंस कर लिया, किसको किसको छोड़ के, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। मैंने क्या किया, पहले इन दोनों का समथिंग निकाला, इनका एलसीएम लेके एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 5 2 कर दिया, 2 5 कर दिया, ताकि एलसीएम 10 आ जाए। अब यहां पर हम 2 पोटेशियम बैलेंस कर लिया हमने, 2 मैग्नीज बैलेंस कर लिया, 5 नाइट्रोजन बैलेंस कर लिया। अब यहां पर जो है हम नॉन रेडॉक्स को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बिल्कुल अंत में, पहले रेडॉक्स देन नॉन रेडॉक्स देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन।
अब नॉन रेडॉक्स में सल्फर है, तो सल्फर अगर बैलेंस करें, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बाद में करेंगे, तो सल्फर के देखो यहां पर सल्फेट आयन एक है और यहां दो है भाई, 2 MnSO4, तो 2 सल्फर यहां और 1 यहां, तो इसका मतलब यहां 3 मोल H2SO4 चाहिए। और अब आप कर लो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो देखो 6 हाइड्रोजन और 5 11 हाइड्रोजन, एंड फॉर 11 हाइड्रोजन एटम्स देयर आर 5 हाइड्रोजन एटम्स, एंड द रिमेनिंग 6 हाइड्रोजन एटम्स वी कैन राइट 3H2O। तो ये हो गया हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। ऑक्सीजन आप चेक कर लो, मैं नहीं चेक कर रहा हूं क्योंकि मैं जान रहा हूं कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, बाकी आप चेक कर डालो। अब एक लास्ट पॉइंट बचा है, लेकिन मैं दोबारा एक बार और अगर कह दूं तो पहले रेडॉक्स कंपाउंड्स का समथिंग 5 और 2 आया, एलसीएम आया 10, इस 5 को 2 से, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, पोटेशियम बैलेंस किया, मैग्नीज बैलेंस किया, नाइट्रोजन बैलेंस किया। फिर हमने देखा कि सल्फर के यहां 3 एटम है, तो मैंने 3H2SO4 कर दिया, और फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लास्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि इस H2SO4 का समथिंग क्या है। तो बड़ी सिंपल से बात है यार, क्या अभी एक छोटा सा पॉइंट तुम लोगों को बताया था कि समथिंग और मोल्स जो है वो सभी के लिए इक्वल होते हैं, इक्वल फॉर ऑल। ये हमारा एक नियम है, हमेशा लगता है। तो अगर यहां देखो तो KMnO4 का समथिंग 5 है, मोल 2 है। KMnO4 समथिंग 5 मोल्स 2, H2SO4 समथिंग नहीं पता लेकिन मोल 3। H2SO4 का समथिंग निकालना है और मोल 3, और HNO2 में भी समथिंग 2 और मोल 5। इसको सॉल्व कर डालो तो H2SO4 का समथिंग कितना हो जाएगा, 10/3, n फैक्टर या समथिंग जो भी आप कहें। क्लियर हुआ? क्लियर ना? ओके चलिए, तो अगर आपको कॉन्फिडेंस आया है तो मुझे लगता है कि आप पक्का एक क्वेश्चन और ऐसा करना चाहोगे, करना चाहेंगे ना? तो एक क्वेश्चन में सिमिलर, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही दे रहा हूं, इसको नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, और उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके दिखाओ फटाफट। 2 मिनट इस बार आप ले सकते हो, थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए आप 2 मिनट ले सकते हैं। यहां पर एक छोटा सा मुझे चेंज नजर आ रहा है, ये एक्चुअली H2SO4 जो है वो ना होकर, H2SO4 तो एक लिखा ही है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, ध्यान रखिएगा, ये H2C2O4 है। तो चलो जल्दी से वीडियो पॉज करो, 2 मिनट सॉल्व करो, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो जो मैं लिखने जा रहा हूं, ठीक है? सॉल्यूशन उसके बाद देखिएगा। क्रोमियम यहां पर 6 है और क्रोमियम यहां पर जो है आपका 3 है, तो चेंज आया 3 का, और चूंकि 2 क्रोमियम है तो इसलिए इसका जो समथिंग है वो 6 है। ऑक्जेलिक एसिड में कार्बन यहां पर +3 है और दिस साइड कार्बन इज +4, so the change is 1 units, and since oxalic acid has 2 carbon atoms, so the something will be 2 into 1, that is 2. कार्बन 3 से 4 गया, 1 का चेंज, बट 2 कार्बन एटम है इसलिए साहब हमने उसको 2 कर दिया। और सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हारा, फिर से तुम लोग चाहो, अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, फिर से चेक कर लो कि फिर से यहां पर ये एक नॉन रेडॉक्स कंपाउंड है, इनफैक्ट एक मीडियम है। कौन सा मीडियम? एसिडिक। अब क्वेश्चन है कि इसका बैलेंसिंग मोल क्या होगा, इसका समथिंग क्या होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन मैं आपके लिए सॉल्यूशन लिख रहा हूं, इसका ध्यान दो। सबसे पहले तो मैं इन दोनों को देखूंगा, इसका समथिंग 6 और इसका समथिंग 2, तो 6 और 2 इनका एलसीएम हो गया 6। चूंकि यहां पर 6 ऑलरेडी है तो यहां 1 मोल रहेगा, और यहां पर 2 है तो इसका आपका मोल आ जाएगा 3। क्या रूल है? हम रिडॉक्स पहले बैलेंस करेंगे, फिर नॉन रिडॉक्स बैलेंस करेंगे, देन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ओके, तो रिडॉक्स बैलेंस करो। पोटेशियम 2 बैलेंस्ड है, क्रोमियम के 2 एटम बैलेंस्ड है, कार्बन के 6 एटम्स, तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सल्फर बैलेंस करो नॉन रिडॉक्स का, यहां पर 1 सल्फर और यहां 3 सल्फर, तो मैं यहां लूंगा 4 मोल। और अब हाइड्रोजन देखो तो 8 यहां पर है, 6 यहां, 16 है, 16, तो यहां 8 वाटर, और हाइड्रोजन एज यूजुअल हो गया होगा। अब आता है समथिंग, तो क्या नियम? फिर से वही, समथिंग इनटू मोल बराबर इक्वल फॉर ऑल।
तो K2Cr2O7 का समथिंग 6 और मोल्स 1, H2SO4 का समथिंग निकालना है, मोल 4 है, और K2 इसके बाद सॉरी H2C2O4 का ऑक्जेलिक एसिड का समथिंग 2 और इनटू मोल 3 6, तो सारा ही 6 आना चाहिए ना, तो फिर समथिंग फॉर सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो गया 6/4 दैट इज 1.5। और ये सब क्वेश्चन मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि पिछला क्वेश्चन जो मैंने पोटेशियम परमैंगनेट वाला एक्सप्लेन किया है दैट ऑनवर्ड्स ये सारा डिस्कशन इट इज ओनली एंड ओनली फॉर जेईई एडवांस्ड। ये सब जेईई मेन या मेडिकल एग्जाम में, नीट एग्जाम में नहीं आएगा आपके इस लेवल का क्वेश्चन। तो जो पोटेशियम परमैंगनेट पिछले क्वेश्चन से हमने शुरू किया है ऑनवर्ड्स ये सारा डिस्कशन हमारा सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए है। तो वीडियो पॉज करके नोट करें, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन उठाने की कोशिश करूंगा जिसमें कि हमारे पास एक ही कंपाउंड, सेम कंपाउंड रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स दोनों काम करे। अब थोड़ा क्वेश्चन के लेवल को मैं और बढ़ा रहा हूं, आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व करते रहिएगा। अभी तक हम लोगों ने यह पढ़ा है कि अगर हमारे रिएक्शन में रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स दोनों हैं तो क्या करेंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर हमारे क्वेश्चन में एक ही कंपाउंड रेडॉक्स भी है और सेम कंपाउंड नॉन रेडॉक्स भी है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो ये और बेहतर क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, मैं एक एक्सप्लेन करूंगा और एक आप लोग सॉल्व करिएगा। ओके देखो, कॉपर यहां 0 है और कॉपर यहां +2 है, तो कॉपर का समथिंग तो 2 आ गया। नाइट्रिक एसिड यहां पर 5 है, नाइट्रिक एसिड यहां भी 5 है और नाइट्रिक एसिड यहां पर 2 है। इसका मतलब ये हुआ साहब कि नाइट्रिक एसिड जो है वो जब 5 से 5 में ही रहता है तो वो नॉन रेडॉक्स कंपाउंड का काम करता है, और इनफैक्ट ऐसे कहूंगा वो एसिड का काम करता है। और जब वो 5 से चेंज होकर 2 में जाता है तो ऑब्वियसली उस समय वो रेडॉक्स का काम करता है। ध्यान से समझो, जब HNO3 बदल के गया +2 में तो उस समय वो रेडॉक्स है, और जब वो 5 से 5 में ही गया तो उस समय वो नॉन रेडॉक्स है, इनफैक्ट एसिड। तो अगर एग्जाम में तुमसे पूछ लिया जाए कि साहब इस रिएक्शन में नाइट्रिक एसिड का काम क्या है, रोल क्या है, तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी रोल है वहां और एक एसिडिक मीडियम का भी रोल है। जैसा कि मैंने बात किया है कि हम पहले हमेशा रेडॉक्स पार्ट बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन रेडॉक्स। ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्वेश्चन मुश्किल है और कई बार क्या मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं, इसलिए केयरफुली ध्यान से सुनिए। ओके, और इस टाइप की रिएक्शंस आपको सॉल्ट एनालिसिस टॉपिक में क्लास 12th के बहुत ज्यादा मिलती हैं बैलेंसिंग के लिए। तो हम लोग पहले रेडॉक्स पार्ट बैलेंस करेंगे। कॉपर का समथिंग 2 जो मैं पहले निकाल चुका हूं। अगर रेडॉक्स पार्ट की बात करें तो इसका समथिंग है 3। कैसे? क्योंकि ये 5 से बदल के 2 में गया है। ध्यान रखिएगा कि ये जो समथिंग मैंने 3 लिखा है ये नाइट्रिक एसिड का फाइनल समथिंग नहीं है, ये सिर्फ उसके रेडॉक्स हिस्से का समथिंग है। इसका फाइनल समथिंग क्या होगा वो अभी आपके सामने आ जाएगा। तो अगर मैं रेडॉक्स पार्ट की बात करूं तो देखो ये 3 है और ये 2 है। अब रेडॉक्स पार्ट की बैलेंसिंग के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। इस 3 और इस 2 का एलसीएम आएगा 6। इस 2 को 6 करने के लिए मैं यहां ले रहा हूं 3 और इस 3 को 6 करने के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं 2। ध्यान से सुनो, इनफैक्ट मैं ना इस रिएक्शन को एक बार इधर लिख रहा हूं आपको थोड़ा और बेहतर आइडिया देने के लिए। कॉपर प्लस HNO3 और इससे आपके पास जो प्रोडक्ट्स है वो एक है CuNO3 होल ट्वाइस, दूसरा है NO और तीसरा है H2O। आपने अभी जब समथिंग निकाल लिया है कि इसका समथिंग 2 है और रेडॉक्स पार्ट के लिए इसका समथिंग 3, दोनों का एलसीएम 6, तो यहां आ गया 3 और यहां आ गया 2 रेडॉक्स पार्ट के लिए। कॉपर का बैलेंसिंग 3 और नाइट्रोजन का बैलेंसिंग यहां पर 2। ध्यान रखना ये 2 नाइट्रोजन वो हैं जो रेडॉक्स वाले हैं। ये नाइट्रोजन जो है ना ये रेडॉक्स वाले 2 लिए हैं तुमने, गड़बड़ मत करिएगा। और ये नाइट्रोजन नॉन रेडॉक्स हैं, इनकी बैलेंसिंग बाद में करेंगे। जब तुमने इसका समथिंग 2 इसका समथिंग 3, एलसीएम आया 6 करने के लिए 2 को 3 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 कॉपर यहां बैलेंस हुआ, 2 नाइट्रोजन यहां बैलेंस हुआ,
रेडॉक्स वाला, और यहां पर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन एटम की संख्या आप चेक करो तो शायद 6 है भाई, यहां 3 मोल है, होल ट्वाइस भी है, ये एक्स्ट्रा नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए यहां पर 6 मोल में और जोड़ने वाला हूं, मतलब नाइट्रिक एसिड के फाइनली कितने मोल लगेंगे, 8 मोल लगेंगे। इन 3 कॉपर के लिए यहां 3, रेडॉक्स वाले 2 नाइट्रोजन के लिए यहां 2 NO, और ये जो नॉन रेडॉक्स वाले 6 नाइट्रोजन हैं, इनको बाद में बैलेंस करने के लिए मुझे HNO3 के 6 मोल और चाहिए, तो फाइनली मुझे HNO3 के 8 मोल चाहिए। अब अगर आप बैलेंसिंग कर लें तो 3 कॉपर और ये 2 के बजाय फाइनली 8 आ जाएगा। 3 कॉपर के लिए यहां 3 और यहां 2 रेडॉक्स वाले नाइट्रोजन के लिए 2 और 8 हाइड्रोजन के लिए 4। आप चेक करो, आपका आंसर आ गया। और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर अगर पूछा जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो वो आंसर तो 6 ही आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो सिर्फ रेडॉक्स पार्ट से हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 6। लास्ट पार्ट बचता है कि नाइट्रिक एसिड का समथिंग क्या 3 होगा? नो, ये फाइनल समथिंग नहीं है। तो फाइनल समथिंग नाइट्रिक एसिड का कैसे निकालें? अगेन वही बेसिक नियम हमारा, कौन सा, कि समथिंग इनटू मोल्स, समथिंग इनटू मोल्स इक्वल फॉर ऑल। तो कॉपर का समथिंग 3, कॉपर का समथिंग 2 और बैलेंसिंग मोल 3। कॉपर का समथिंग 3 और बैलेंसिंग मोल समथिंग 2 और बैलेंसिंग मोल 3। नाइट्रिक एसिड का समथिंग निकालना है और बैलेंसिंग मोल 8, तो यहां से आप चेक करो तो इसका समथिंग आ गया 6/8। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप लोग नोट कर लें, इसका आंसर मैं नहीं देने जा रहा हूं अभी, इसका आंसर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको दूंगा। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं पहले आपको इसका ही आंसर दूंगा, डोंट वरी। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करिएगा, और बेहतर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास जब पहुंचेंगे थोड़ा और आपको आइडिया दे देंगे, तो आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। इसको नोट करो वीडियो पॉज करके। और एक और जो आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहां बन सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में, वो है साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स का एक साथ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। लेकिन ये मुश्किल नहीं है, अच्छा है बट मुश्किल नहीं है, क्योंकि आज ही बैलेंसिंग पढ़ाते हुए मैंने कहा है कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो या रिड्यूस हो तो आप उनके समथिंग को ऐड कर सकते हो। मतलब अगर एक ही कंपाउंड में 2 या 3 एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, उनकी इंडिविजुअल समथिंग जोड़ लो, रिड्यूस हो रहे हैं, उनके इंडिविजुअल समथिंग जोड़ सकते हो। तो अगर पहले क्वेश्चन को मैं दिखाऊं आपको, तो देखो आयरन +2 है, सल्फर -2, ऑक्सीजन 0, आयरन +3, ऑक्सीजन -2, सल्फर +4, ऑक्सीजन -2। तो यहां आयरन 2 से 3 गया, 1 का चेंज, सल्फर -2 से 4 गया, 6 का चेंज, तो समथिंग 7 लिख सकते हो आप। क्यों लिख सकते हो? क्योंकि आयरन ने भी लूज किया और सल्फर ने भी लूज किया, सल्फर का भी ऑक्सीडेशन, आयरन का भी ऑक्सीडेशन। तो जितने भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज होंगे एक कंपाउंड में, उन सबका इंडिविजुअल समथिंग निकाल के जोड़ लो, चलेगा, सही है, कोई गलती नहीं है। और O2 की बात करें तो इसका समथिंग 0 से -2, 2 का चेंज आया है और 2 ऑक्सीजन है, तो समथिंग 4, और फिर बैलेंस कर दीजिए, ये तो सिंपल है। तो 7 और 4 का अगर एलसीएम निकालें तो एलसीएम आ जाएगा 28। अब इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, 7 4 जा 28 एंड 4 7 जा 28। आयरन 4 है तो 2Fe2O3, सल्फर 4 है तो 4SO2, और ऑक्सीजन यहां देखो 14 है, 6 यहां और 8 यहां। तो ये सिंपल है, ये आप लोगों से हो भी जाएगा। और मैं चाहूंगा जल्दी से 2 मिनट लो, वीडियो पॉज करो, 2 मिनट लो, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, और जल्दी से सॉल्व करके मुझे आंसर दो। उसके बाद ही मेरा वीडियो देखिएगा, सॉल्यूशन जो मैं बोलने जा रहा हूं। आयरन पायराइट हमारा एक एक्सेप्शनल कंपाउंड होता है। मैंने कहा था आप लोगों से, सारे मेटल सल्फाइड्स में सल्फर -2 है, सारे मेटल सल्फाइड में सल्फर -2 है, लेकिन आयरन पायराइट में सल्फर -1। तो यहां पर आयरन सल्फर -1 एंड आयरन +2। इसको अगर रखा जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सल्फर -1, आयरन +2, ऑक्सीजन 0, आयरन +3, ऑक्सीजन -2,
ऑक्सीजन -2, सल्फर +6। आयरन में 2 से 3 1 का बदलाव, आयरन एटम में 2 से अगर 3 हम जा रहे हैं तो बदलाव कितना है? 1 यूनिट का। और अगर सल्फर एटम की बात करें तो सल्फर एटम में बदलाव -1 से 6 7 का, लेकिन 2 सल्फर एटम है इसलिए बदलाव 14 का, तो समथिंग आ गया 15। आप देख लीजिए अपना जो आपका सॉल्यूशन है समथिंग का, वो अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैंने ये कहा है कि आयरन चूंकि 2 से 3 में जा रहा है, ओके, तो आयरन में जो बदलाव है वो 2 से 3 में 1 का है, और सल्फर में -1 से +6 7 का है। 2 सल्फर हैं तो 14, तो 1 और 14 मिला के 15। O2 का समथिंग है 4। अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम आएगा 60, इससे छोटा हो नहीं पाएगा शायद, इसलिए यहां पर मल्टीप्लाई 4 से और यहां 15 से। 4 आयरन के लिए यहां पर 2 और 8 सल्फर के लिए यहां 8 और ऑक्सीजन 30, शायद बैलेंस्ड है, आप चेक करो। क्यूप्रस सल्फाइड, सल्फर -2 और कॉपर +1, ऑक्सीजन 0 +2 -2। चलिए अब तक अगर आपको समझ आया है तो ये सब आपसे हो जाएगा। समथिंग अगर देखें तो कॉपर जो है, कॉपर +1 से +2 गया है तो 1 का चेंज, लेकिन 2 कॉपर हैं इसलिए समथिंग 2। सल्फर -2 से 4 चेंज आया 6 का, और एक ही सल्फर है तो इस कंपाउंड का समथिंग 8। भाई कॉपर +1 से +2 गया तो 1 का बदलाव, 2 कॉपर के लिए 2 का। सल्फर -2 से +4 6 का चेंज, तो 6 + 2 8, और O2 का समथिंग फिर से चेक करो 4। अब इन दोनों का एलसीएम 4 और 8 का ले यार तो 8 ही आएगा ना, तक तो समझ ही गए होगे। और चूंकि यहां 8 ऑलरेडी है तो यहां 1 ही मोल, और यहां 4 है तो इसका 2 मोल। अब कॉपर के 2 एटम ये हो गए, सल्फर का 1 ऑलरेडी है, बाकी बैलेंस्ड है। क्लियर ना? तो जैसा कि मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि अगर आप समथिंग सीख जाओगे तो आप कोई भी